बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा गैसियस एक्सचेंज है और अब इसमें अब हम आगे चलते हैं और हमने अब क्या देखना है, रेस्पिरेशन इन मैन। रेस्पिरेशन इन मैन। रेस्पिरेशन इन मैन में याद रखिएगा कि हमने सबसे पहले चीज़ क्या देखेंगे, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ मैन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, इस इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इंक्लूड्स में सबसे पहली चीज़ आपने बतानी है एयर पैसेज वे, एयर पैसेज वेज, और फिर दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, लंग्स के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स एयर पैसेज वेज एंड लंग्स। तो सबसे पहले हमें किसकी बात करनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पैसेज वेज की। एयर पैसेज वेज, इसको पहले हम समराइज कर लें, फिर उसके बाद सिस्टमेटिकली इसको लेकर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एयर पैसेज वे में हमें सिस्टमेटिकली बताना है कि इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिकली चलना है। हमने सबसे पहले किसका बताएंगे, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स, इसके बाद आ जाएगा नेज़ल कैविटीज़, नेज़ल कैविटीज़ के बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे फेरिक्स, फेरिक्स के बाद नेक्स्ट आ जाएगा लेरिक्स, लेरिक्स के बाद आ जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, सिंगुलर क्या होता है ब्रोंकस, और इसी तरह से फिर ब्रोंक्यूल्स, और फिर अल्वेओलाई। तो ये सिस्टमेटिकली हम चल रहे हैं किस में, एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, फिर उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, नेज़ल कैविटीज़, फिर उसके बाद क्या आ रहा है इसमें फेरिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, और फिर उसके बाद क्या आ जाती है, एल्वियोलाई आ जाते हैं। इस तरह ये आपको सिस्टमेटिकली चीज़ों का पता हो कि ये हम इसको किस तरह से लेकर आगे चलेंगे। तो एल्वियोलर डक्ट के बाद जो हमें ये एल्वियोलाई का बताया है, बेसिकली ये एल्वियोलाई बेसिकली किसका पार्ट होती है ये भी आपको पता हो, एल्वियोलर सैक्स का, एल्वियोलर सैक्स, यानी एल्वियोलर सैक्स होगी और उनके साथ फिर आप एल्वियोलर सैक्स के साथ किसको देखोगे, डिटेल्स ऑफ द एल्वियोलाई को। तो इस तरह ये एयर पैसेज वे है। अब इसमें आपको ये भी मालूम हो कि एक हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा इसमें कौन सा कहलाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है। तो यहाँ तक देखिए कि जो हम ये इसमें ये नॉस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटीज़, जिसको ओवरऑल किस पे हम देखते हैं, नोज़ के हवाले से, और फिर उसके बाद आगे क्या आ जाता है, फेरिक्स, ये फेरिक्स आ जाएगा, और यहाँ तक फिर ये क्या कहलाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसको आप क्या कहोगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम दोगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम। बाकी सारा जो भी होगा लैरिंक्स से लेके एल्वियोलर सैक्स तक, ये सारा का सारा क्या होगा, इसे आप नाम दोगे ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम दोगे।
तो इस तरह ये हमने इसकी डिवीजन भी कर दी। अब हमने सिस्टमेटिकली लेकर चलना है नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटीज़ को किस रेफरेंस से हमने देखना हो, विद रेफर टू नोज़ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। नोज़ के बारे में आप जानते हैं कि नोज़ क्या है, एक्सटर्नली विजिबल पार्ट होता है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सटर्नली visible part of respiratory system। ये एक्सटर्नली क्या है, विजिबल पार्ट कहलाता है किस चीज़ का, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इसमें हमने बताया कि इट इज़ फर्दर कंसिस्ट ऑफ, इसके मज़ीद जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो इसमें नॉस्ट्रल आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, नेज़ल कैविटी। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, नॉस्ट्रल्स की हम बात करेंगे। ये नॉस्ट्रल्स आ जाएंगे आपके पास। नॉस्ट्रल्स क्या है, ख़ास तौर पर ये जो हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स की बात करेंगे, ये एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज को, एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज क्या कहलाएंगे, नॉस्ट्रल्स कहलाएंगे। इसी तरह फिर क्या आ जाता है इसमें, नेज़ल कैविटीज़। नेज़ल कैविटीज़ के बारे में आपको मालूम हो कि कितनी होती है, इनर हॉलो स्पेस जो होती है ये नोज़ की, उसे हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड नेज़ल कैविटीज़। इनर हॉलो स्पेसेस, इसको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड व्हाट, नेज़ल कैविटीज़। इनको आप नेज़ल कैविटीज़ का नाम देंगे। कितनी होती है नेज़ल कैविटीज़, ये आपको पता हो, देयर आर टू नेज़ल कैविटीज़, दो नेज़ल कैविटीज़ होती हैं। और ये दो नेज़ल कैविटीज़ जो है, इसके बारे में पता हो कि ये दे आर पार्टीशन्ड बाय सेप्टम, दे आर पार्टीशन्ड बाय सेप्टम। अब सेप्टम क्या है, ये पार्ट ऑफ नेज़ल बोन है, पार्ट ऑफ नेज़ल बोन। ये इससे इसकी क्या होती है, पार्टीशन होती है, जिसकी वजह से नोज में इज डिवाइडेड इनटू टू नेज़ल कैविटीज़, इससे दो नेज़ल कैविटीज़ बन जाती है। नेज़ल कैविटीज़ के बारे में आप बताना है कि नेज़ल कैविटीज़ जो हैं, दीज नेज़ल कैविटीज़ आर lined by, they are, each nasal cavity is lined by what, mucous membrane of ciliated epithelium, mucous membrane of ciliated epithelium। Each nasal cavity is lined by mucous membrane of ciliated epithelium। इसी तरह से हमने एक और चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि ईच नेज़ल कैविटी इज सब डिवाइडेड, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, यानी सब डिवाइडेड इनटू 3 पैसेज वेज। ईच नेज़ल कैविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 passage ways। Each nasal cavity is further divided into 3 passage ways। किसकी वजह से होती है, by the projection of, by the projection का क्या मतलब होता है, आउटग्रोथ की वजह से, projections होती है ऑफ किस चीज़ की, बोन्स की। ठीक है जी, यानी ईच नेज़ल कैविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पैसेज वेज बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द इंटरनल नोज, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ इंटरनल नोज। तो ये आपको, ये अहम पॉइंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ईच नेज़ल कैविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पैसेज वेज। किसकी वजह से, बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स, कहाँ से, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द इंटरनल नोज। ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं, ये फिर आगे जब आप इसमें
पूरा इसकी एनाटॉमी स्टडी करते हो नोज़ की, उसमें फिर ये जैसे आपने फेशियल बोन्स पढ़ी है, इन्फीरियर कॉन्का वगैरह, ये उसकी फिर डिफरेंट टाइप्स आती है, सुपीरियर, इन्फीरियर, कॉन्का वगैरह, ये डिफरेंट बोन्स होती हैं। इसके बाद ये इसमें क्या है कि डिफरेंट पैसेजवेज बन जाते हैं। तो लिहाजा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है नेज़ल कैविटीज़ में भी होती है और इस जितने भी पैसेजवे इसमें भी होती है। तो लिहाजा जब हम बात करते हैं ना कि नेज़ल पैसेज जो है ये किस तरीके से ये क्या कर रहा है कि अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, ख़ास तौर पर किसके ज़रिए, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं और इसमें जो सीलिया होते हैं, और इसी तरह से नेज़ल कैविटीज़, नॉस्ट्रल्स की बात करते हो, यहाँ से जब इंटर होती है एयर, जो इंट्रेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटिब्यूल्स का भी नाम देते हैं, यहाँ पे हेयर्स भी होती हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं ख़ास तौर पर म्यूकस का और सिलिटेरियम एपिथेलियम का, वो कंटिन्यू कहाँ पर होता है, इन जो अंदर जो पैसेज वे जा रहे हैं यहाँ पे इसका मज़ीद कंटिन्यूटी होती है और एयर क्या होती है, मज़ीद यहाँ से फ़िल्टर होती है इससे पहले कि वो कहाँ पहुँचे, ये हमारे फेरिंग्स यानी थ्रोट तक पहुँचे। तो इस तरह बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ईच नेज़ल कैविटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पैसेज वेज बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स फ्रॉम वेयर द वॉल्स ऑफ द इंटरनल नोज। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हमने ये बताया कि ईच नेज़ल कैविटी इज लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन सीलिटी। अब इसका रोल क्या होता है, इसको इस तरह से भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेज़ल रेस्पिरेशन, नोज से रेस्पिरेशन का एडवांटेज क्या होता है। ख़ास तौर पर इसमें देखिए कि इसका फ़ायदा ये होता है कि लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, लार्ज डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, ट्रैप्ड किसके ज़रिए होते हैं, अभी आपको बताया हेयर एंड म्यूकस की वजह से, हेयर एंड जो म्यूकस है इसकी वजह से क्या होगा कि लार्ज डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, दे आर ट्रैप्ड किस में, इन द नॉस्ट्रल्स, इन द नॉस्ट्रल्स में। ये एयर बिकम मॉइस्ट, एयर बिकम्स मॉइस्ट किसकी वजह से होगी, ज़ाहिर बात है आपको पता है, यहाँ पे हमने किसका रेफरेंस दिया है, म्यूकस का दिया रेफरेंस, इसकी वजह से क्या होती है, एयर क्या होती है, मॉइस्ट होगी। तो मॉइस्ट एयर जो होगी तो उसके थ्रू क्या होता है आपको मालूम हो, एयर कैन ईजीली ट्रेवल, और एयर जो होती है वो क्या होती है, ये मॉइस्ट एयर जो होती है ईजीली डिफ्यूजन भी इसका आसानी से हो सकता है। इसी तरह से एयर बिकम्स, ये क्या हो जाएगी, वार्म, एयर वार्म भी हो जाएगी। वार्म किसकी वजह से होती है, वो आपको मालूम हो, अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो कर रहा होता है, ब्लड, तो जिसका क्या होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वही ब्लड का टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से एयर बिकम्स वार्म और नियर अबाउट बॉडी टेम्परेचर आ जाता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डाटा दिया हुआ है, पंजाब टेक्स्ट बुक में किसी किस्म का कोई डाटा नहीं है, लेकिन जो नेशनल बुक फाउंडेशन में आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड का बताते हैं, नियर अबाउट बॉडी टेम्परेचर आप कह सकते हो, एयर बिकम वार्म, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जो स्मॉलर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए या डस्ट पार्टिकल, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का एक और रोल होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनको भी फिल्टर कर लेती है, यानी फिल्टर ऑफ स्मॉलर क्या होंगे ये पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, ये इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल भी इसमें हो सकते हैं। तो ये किसके ज़रिए होगा, ये मालूम हो, दैट इज़ बाय म्यूकस। और म्यूकस किस में है, ऑब्वियसली ये म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो फिल्टर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल्स इज आल्सो डन बाय द म्यूकस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए ये होता है। तो अब आप देखिए ये आपको सारे किसके फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, नेज़ल रेस्पिरेशन के आपको फंक्शंस नज़र आते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट कहाँ पे हम चले जाते हैं, नेज़ल कैविटी के बाद आगे आ जाएगा क्या, फेरिंग्स आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अब नेक्स्ट हमने किसको देखना है, फेरिंग्स को देखना है। फेरिंग्स जिसको आप और क्या कहते हैं, थ्रोट।
क्या है, फेरिंग्स। इसमें आपको मालूम हो कि जो फेरिंग्स है ये नेज़ल कैविटीज़ जो होती हैं ये किस में जाकर खुलेंगी, थ्रोट या फिर जिसको हम फेरिंग्स का नाम देते हैं। यानी यहाँ पे हम बताएंगे कि जो नेज़ल कैविटीज़ हैं, नेज़ल कैविटीज़ लीड्स इनटू द थ्रोट और इसको नाम क्या दिया हमने, फेरिंग्स। ठीक है जी। ये किसके जरिए ओपन होती है नेज़ल कैविटीज़ इनटू द फेरिंग्स, ये आपको मालूम हो बाय 2 इंटरनल ओपनिंग्स। इन 2 इंटरनल ओपनिंग्स को आप इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी कह सकते हैं। जैसे हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल वर्ड इस्तेमाल किया था, इसी तरह से ये क्या है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इनको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, और ये क्या कहलाते हैं, इंटरनल नेयर्स भी कहते हैं। यहाँ पे की पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि नेज़ल कैविटीज़ लीड्स इनटू द थ्रोट और फेरिंग्स बाय, ये की पॉइंट क्या आएगा, 2 इंटरनल ओपनिंग्स, जिसको आप इंटरनल नॉस्ट्रिल्स का नाम भी देते हो। तो फेरिंग्स बेसिकली क्या है, ये फेरिंग्स आप कह सकते हैं, फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज, मस्कुलर पैसेज है कि ये व्हाट इज फेरिंग्स, इट्स अ मस्कुलर पैसेज lined with mucous membrane, lined with mucous membrane, मस्कुलर पैसेज लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इसमें देखें कि ये इतनी इसकी अहमियत आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स ये पार्ट ऑफ एट अ टाइम आप देखें ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी लिंक्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी लिंक्ड होता है, और फिर ये किसके साथ, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ भी ये लिंक्ड है। एक ही पार्ट है, लेकिन आपको मालूम हो एट अ टाइम इट इज़ लिंक्ड, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों का बच्चों ये क्या है, पार्ट है। अब इसको हम क्या करते हैं कि फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में, 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अब 3 रीजन्स क्या हैं इसके, ये देखिए इसमें सिस्टमेटिकली हम इसको बताएंगे कि इसके 3 रीजन्स कौन कौन से हैं। 3 रीजन्स कह लें या फिर इसके आप 3 सेक्शंस भी कह सकते हैं, 3 सेक्शंस में भी इसको आप डिवाइड करते हैं। इसमें सिस्टमेटिकली देखिए, नंबर 1 आ जाएगा नेज़ो फेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ड आ जाएगा इसमें ओरोफेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, फिर तीसरा इसमें आएगा लैरिंगियो फेरिंग्स। ये 3 इसके सेक्शंस हैं किस चीज़ के, फेरिंग्स के। तो बच्चों ये जो 3 इसके मेजर सेक्शंस हैं, हमने थोड़ा सा इसको लेकर चलना है, क्योंकि अभी हम आगे चलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ भी हमने आना है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब हम पहले लैरिंग्स को भी डिस्कस करेंगे, और लैरिंग्स के साथ साथ हमने ये भी देखना है, क्योंकि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, तो लिहाजा हमने ये देखना होगा कि क्योंकि एक तरफ क्या है इनहेलिंग प्रोसेस या एक्सहेलिंग प्रोसेस हो रहा है इसके थ्रू, और दूसरा यहाँ से क्या है कि स्वॉलोइंग ऑफ फूड भी हो रहा है। तो लिहाजा हमने देखना होगा कि यहाँ पे जो लैरिंग्स के साथ इसका जब लिंक बनेगा तो हम देखेंगे कि ये जो ख़ास तौर पर इसके जो ये ओपनिंग्स हैं ये क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ फूड और दूसरी तरह से पैसेज ऑफ एयर के दौरान। तो लिहाजा
इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और हम स्टार्ट करें किसको, लैरिंग्स को, हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली ये जो ओपनिंग्स हैं इनको भी एलेबरेट कर लेते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले देखिए कि हमने क्या शो करना है इन ओपनिंग्स को और डिफरेंट पार्ट्स को जो कि ओरल कैविटी और फेरिंग्स से रिलेटेड है, और साथ ही हमने इसमें क्या शो करेंगे कि लैरिंग्स जिसको आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं वो भी हमने यहाँ पे शो करना है। तो देखिए इसमें सिस्टमेटिकली इसको लेके हम चलेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए इस डायग्राम में आप गौर कर सकते हैं कि ये जो पार्ट हम शो कर रहे हैं, ये मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये पार्ट बेसिकली ये क्या है इसका, इसको हम इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे, ये इसका फेरिंग्स कहलाता है। इसको आप फेरिंग्स या थ्रोट का नाम इसको देते हैं। हमने यहाँ पे बताया था कि फेरिंग्स इसको डिवाइड करते हैं इसको 3 सेक्शंस में। एक हमने बताया नेज़ोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, उसके बाद लैरिंगियोफेरिंग्स के बारे में बताया था। इसकी पोजीशंस आप देख लीजिएगा कि ये नेज़ल पैसेज आ रहा है आपका, ये नेज़ल पैसेज जो आ रहा है ये देख सकते हैं कि ये कहाँ पे आकर ओपन होता है इनटू द थ्रोट। इस यहाँ पे जो ये रीजन है इसका, ये थ्रोट का यानी फेरिंग्स का, इसको आप नेज़ोफेरिंग्स का नाम देंगे। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि ये ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी इसका पैसेज, ये ओपनिंग यहाँ पे आ रही है किधर, थ्रोट की तरफ आ रही है, इसको क्या कहोगे, ओरोफेरिंग्स का नाम देंगे। फिर ये तीसरा आपने रेफरेंस दिया है लैरिंगियोफेरिंग्स, ये देख सकते हैं ये पार्ट होता है कि ये पार्ट कहाँ जा रहा है, देख सकते हैं कि ये टुवर्ड द इसोफेगस, ये फूड पाइप जिसको कहते हैं, और फिर ये किस में आ रहा है, टुवर्ड द लैरिंग्स यानी जिसको आप वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, इस रीजन को दैट इज कॉल्ड लैरिंगियोफेरिंग्स का नाम देंगे। तो ओवरऑल ये पार्ट कौन सा आपका कहलाता है, दैट इज फेरिंग्स और थ्रोट के बाद इसके हम करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये अपराइट पोजीशन में क्या चीज़ एपिग्लोटिस है, और फिर ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस का नाम देते हैं। इसको भी हमने डिस्कस करना है अभी, ठीक है जी। ये ग्लोटिस कहलाता है। अब ये लिट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज़ इसका, एपिग्लोटिस। और ये फिर क्या है, इसके बारे में हमें मालूम हो कि स्वॉलोइंग ऑफ फूड के दौरान इसका कंट्रोल कैसे होता है, किस तरह से ये फूड पाइप को यहाँ से कवर करेगा, ये भी हमने इसको साथ साथ देखना है। नॉर्मली देखिए कि ये हमने शो किया, इसमें बोलस शो किया, यहाँ पे ये टंग शो किया, ओरल कैविटी है। आप देख सकते हैं ये पैसेज भी ओपन है, ये पैसेज भी ओपन है, और ये पैसेज भी ओपन है। इस वक्त 3 पैसेज आपको यहाँ पे ओपन नज़र आ रहे हैं। नेजल पैसेज भी, इसोफेगस यानी फूड पाइप भी, और इधर से क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी ग्लोटिस कैविटी ऑफ द लैरिंग्स इज आल्सो ओपन, ये भी इसमें ओपन है। लेकिन जब हम स्वॉलोइंग ऑफ फूड करते हैं, यानी फूड, ये बोलस देख सकते हैं, तो स्वॉलोइंग ऑफ फूड के दौरान ये क्या होता है कि ये एपिग्लोटिस ऑटोमेटिकली किसको कवर करता है, ये इस ओपनिंग को कवर करता है। नॉर्मली रूटीन में ये हमारा ख्याल होता है कि ये मुकम्मल तौर पर इसको यूँ कंट्रोल करके यानी ये इस तरह से इसको कवर अप कर लेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये इसको पार्शियली क्लोज करता है। रीज़न क्या होती है उसकी, रीज़न इसके जो हिंज लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो क्लोज, की जो कंट्रोल हो रहा है इसका मूवमेंट, वो किस तरह से हो रहा होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखिए कि यहाँ पे हम इसको शो कर रहे हैं कि जब ये टंग जो होती है, ये टंग है, हमने शो किया इस डायग्राम में, टंग ये मूव करती है, ये देखिए स्वॉलोइंग ऑफ फूड के दौरान बैकवर्ड मूव करेगी। ये बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ क्या है, टंग हो रहा है। ये बैकवर्ड मूवमेंट होगा तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये जो नेजल पैसेज है ये भी यहाँ से क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। फिर इसके बाद ये किसको पुश करता है, ये जो एपिग्लोटिस था ये इसको पुश कर रहा है, इस तरफ पुश कर रहा है। एक तो ये रीज़न हो जाती है कि टंग बैकवर्ड मूव करेगी तो ये क्या मूव करना शुरू करेगा, ये एपिग्लोटिस को कवर करना शुरू करेगा। फिर इसी तरह से ये हमने क्या शो किया, व्हाट इज़ दिस, ये हमने लैरिंग्स शो किया हुआ है। लैरिंग्स जो है ये ऊपर की तरफ मूव करता है और नियर अबाउट अंडर दी टंग आ जाता है, टंग के नीचे आएगा। तो ये ऊपर आने की वजह से भी क्या होगा कि ये टंग इसके साथ इसको यहाँ पे पुश करेगी और ये इसके मतलब लिप्स जैसे अटैच होगा इसके साथ, और फिर ये एपिग्लोटिस जो होगा ये ग्लोटिस को पार्शियली कवर करेगा, 100% कवर नहीं करता। तो लिहाजा ये बोलस जो होता है, इधर से टंग ने बैकवर्ड मूव किया, यहाँ से ये जो लैरिंग्स है ये ऊपर की तरफ मूव किया, और ये इसके नतीजे के तौर पर बोलस किस तरफ पुश हो जाता है, टुवर्ड्स द इसोफेगस। इसको हम कहते हैं स्वॉलोइंग ऑफ फूड का नाम देते हैं। ये बेसिकली क्या है, स्वॉलोइंग ऑफ
फूड है, देख सकते हैं कि कोई भी लिक्विड या कोई जो फूड पार्टिकल है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाता, बल्कि वो सीधा ईसोफेगस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों इनकी ये सारी पोजीशंस हमें क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ आएंगे स्टूडेंट्स, हम आएंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ अब हम आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले हमें किसे डिस्कस करना है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के दूसरे नाम आपको पता हो, इसको और क्या कहते हैं हम, इसको आपको मालूम हो, इसको ऑर्गन ऑफ फोनेशन भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं। याद रखिएगा ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं किस चीज़ के, लैरिंग्स, जिसको हम अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया का नाम भी देते हैं। मुख्तलिफ उसको रेफरेंसेस से आप इसको क्या करते हो, स्टडी करते हो। इसमें याद रखना कि एयर जो एंटर होगी फेरिंक्स से इनटू द लैरिंग्स, एयर जो होती है वो फिर आपको मालूम हो कि ये फेरिंक्स से होती भी किस में जाती है, इनटू द लैरिंग्स जाती है। तो ये लिंक बन जाता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो याद रखना कि ये जो लैरिंग्स हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। क्या चीज़, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये लैरिंग्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। अब इसमें कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर में क्या होता है, बाकायदा इसमें कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं, और ये प्लेट्स का काम क्या होता है कि ये इसको कोलैप्स नहीं होने देती, किस चीज़ को, ये लैरिंग्स को। तो ये कार्टिलेज प्लेट्स बाकायदा इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसमें ख़ास तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक ख़ास कार्टिलेज है जिसको आप थायराइड कार्टिलेज का नाम, इसका हम जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी समझेंगे, थायराइड कार्टिलेज। इसके बारे में मालूम हो कि इसलिए ये क्या, इसमें क्या होता है, ये इसमें सेंट्रल रिज होता है, रिज समझते होंगे, डिप्रेशन उसका होता है, और साथ साथ इसकी क्या होती है, एंड एलिवेशन, एलिवेशन होती है, रिज एंड एलिवेशन होती है, जिसको आप क्या कहते हो, इसको आप नाम देते हो, इस रिज एलिवेशन को आप एडम्स एप्पल का नाम देते हो, विच इज़ मोर प्रोमिनेंट इन मैन। यानी ह्यूमन बींग्स का आप रेफरेंस देते हो तो ह्यूमन बींग में मोर प्रोमिनेंट किस में होता है, ये मैन में प्रोमिनेंट होता है। ये चीज़ आप जब स्वॉलोइंग ऑफ फूड करते हैं तो ये आप इसको फिजिकली देख सकते हैं, ये आउटग्रोथ से होती है, ये हमारे यहाँ पे इस जगह पे नेक में। और जब स्वॉलोइंग ऑफ फूड की जाती है तो हम जब ये टंग पुश करती है बोलस को बैकवर्ड, तो हमने क्या बताया था कि लैरिंग्स ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ऊपर की तरफ मूव करेगा ये एडम्स एप्पल, बाकायदा ये मूव करता हुआ दिखाई देता है बाहर की तरफ। इसको आप फिजिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ये सेंट्रल रिज और एंड एलिवेशन होती है किस चीज़ की, थायराइड कार्टिलेज की। और फिर ये भी याद रखिएगा ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ग्रेजुअली जैसे जैसे एज बढ़ती है ये फिर बोनी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एज तकरीबन जब हम एडल्ट एज 20 ईयर्स से आगे चलते हैं तो फिर ग्रेजुअली ये बोनी इसमें फीचर्स बिल्टअप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि ये कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, इसमें कार्टिलेज प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। तो याद रखिएगा कि अब इसके बाद इसमें ख़ास तौर पर लैरिंग्स में, यहाँ पे हम इसको अलग से शो कर देते हैं कि लैरिंग्स जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इसको यूँ
इसका यूँ स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। ये इसकी ओपनिंग पर क्या होता है इसका क्या होता है एपिग्लोटिस, और ये जो इसकी कैविटी होती है, इस कैविटी को यानी ये जो इसकी ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ग्लोटिस। और इसके ऊपर क्या हमने बताया था कि यहाँ पे लिड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ये लिड लाइक स्ट्रक्चर हम इसे अलग से शो कर देते हैं। दिस लिड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये इसका एपिग्लोटिस है। ओके, तो हम ये स्ट्रक्चर किसका शो कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, लैरिंग्स। ये हम लैरिंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये भी पता हो कि ये कैविटी भी कहलाती है, ठीक है, ओपनिंग भी कहलाती है, किसकी, लैरिंग्स की। इसको क्या नाम देते हैं हम, ग्लोटिस का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्लोटिस। तो लिहाजा जब स्वॉलोइंग ऑफ फूड होती है, अभी हमने बताया था कि ये लिड लाइक स्ट्रक्चर है, ऑटोमेटिकली किसको कवर कर लेता है, ये ग्लोटिस को कवर कर लेता है। स्वॉलोइंग की तरह फूड और लिक्विड वगैरह जो होते हैं वो इसमें दाखिल नहीं हो पाते। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके बारे में एक और चीज़ भी आपको पता हो कि ये स्ट्रक्चर किस किस्म का है, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। फिर साथ साथ ये हो कि इसका जो कंट्रोल होता है मस्कुलरली कंट्रोल्ड होता है। इसकी जो मूवमेंट होती है ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हिंज लाइक एक्शन होता है। हमारा एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट की जो मूवमेंट होती है, इसको ये जॉइंट को हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। तो लिहाजा इसका जो एक्शन होता है बिल्कुल हिंज लाइक एक्शन होता है। इस तरह से ये हॉरिजेंटली किसके ऊपर आ जाता है, ऑन द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, दैट इज ग्लोटिस के ऊपर आ जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इसी तरह से एक अहम चीज़ हमने बतानी है यहाँ पे, किसके बारे में बताएंगे, ये वोकल कॉर्ड के बारे में हमने बताना है। वोकल कॉर्ड के बारे में आपने बताना है कि ये जो ग्लोटिस है यानी ओपनिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इस ग्लोटिस में क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे, ये इज स्ट्रेच्ड, ये क्या होती है, ये स्ट्रेच यूँ खिंची भी होती है अक्रॉस यानी म्यूकस मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच अक्रॉस इनटू टू क्या होते हैं, एज्ड बैंड्स, टू एज्ड बैंड्स। ये क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच अक्रॉस इनटू टू एज्ड बैंड्स। ये जो टू एज्ड बैंड होते हैं क्या होते हैं, इंतहाई थिन होते हैं, यानी थिक नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, थिन होते हैं। इन बैंड्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज बैंड्स आर कॉल्ड व्हाट, वोकल कॉर्ड। इन बैंड्स को आप क्या नाम दोगे, वोकल कॉर्ड का नाम दोगे। दे आर कॉल्ड व्हाट, वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड कहलाते हैं। और जब इसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, जब वाइब्रेशन पैदा होगी तो फिर वाइब्रेशन के रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, वॉइस प्रोड्यूस होगी। वॉइस क्या होगा, इज प्रोड्यूस, यहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हम इसको ऑर्गन ऑफ क्या नाम देते हैं, ऑर्गन ऑफ फोनेशन या वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं। इसमें एक और अहम बात याद रखिएगा कि ये जो हमने बताया ना कि ये बेसिकली क्या है कि ये टू थिन क्या होते हैं, ये एज बैंड्स होते हैं जिनको आप वोकल कॉर्ड का नाम दे रहे हो। इनकी पोजीशन इस तरह हॉरिजॉन्टल, जैसे यहाँ पे हम इसमें इमेजिनरी तौर पर यहाँ पे शो कर देते हैं, ये इस तरह से इसकी पोजीशन होती है। ये क्या है आपके पास, वोकल कॉर्ड। अब इसमें जो वाइब्रेशन के लिए एक अहम चीज़ याद रखिएगा, एक होता है इनहेलिंग और एक होता है एक्सहेलिंग। याद रखिएगा जो इसमें वाइब्रेशन पैदा होगी वो हमेशा कब होगी, हमेशा एक्सहेलिंग के दौरान होगा। इनहेलिंग के दौरान जो होता है इसकी पोजीशन इस तरह से होती है कि इसमें वाइब्रेशन पैदा नहीं होती। तो कीप इन योर माइंड दैट वॉइस इज ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सहेलिंग, नॉट इनहेलिंग। एग्री? नो? ट्राई कर लें, ट्राई करके देखें, अभी करके ट्राई करके देखें। इनहेल करें एंड टॉक टू मी, नो यू कैन नॉट टॉक। व्हाई? इनहेलिंग के दौरान इसमें वाइब्रेशन नहीं होगी, हमेशा कब होगी, एक्सहेलिंग के दौरान होगी। तो ये भी बड़ा अहम पॉइंट है बच्चों, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बेटा ये क्या था, लैरिंग्स। अब हम आएंगे सेकेंड पार्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैकिया जिसको आप और क्या नाम देते हो,
विंड पाइप का नाम भी देते हो, आल्सो कॉल्ड विंड पाइप का नाम देते हैं। सबसे पहले आपने इसकी क्या बतानी होती है, पोजीशन इसकी क्या है। पोजीशन याद रखिएगा, इट इज वेंट्रल टू इसोफेगस। फूड पाइप से किस तरफ होता है, वेंट्रल, यानी ये आगे की तरफ होता है। ये हमारा क्या है, वेंट्रल साइड है, तो ये वेंट्रल साइड पर इसकी पोजीशन होती है, याद रखिएगा। और फिर ये एक्सटेंड किधर होगा, टुवर्ड्स द चेस्ट कैविटी, एक्सटेंड्स कहाँ पे होगा, टू चेस्ट कैविटी, और फिर किस में आ जाएगा, इनटू द ब्रोंकाई। किस में जाकर, ये जाकर ओपन होगा इनटू द ब्रोंकाई। आप कह सकते हैं डिवाइड होकर क्या बनाएगा, ब्रोंकाई बनाएगा। तो लिहाजा एक्सटेंड टू चेस्ट कैविटी इनटू द ब्रोंकाई। अब इसमें याद रखिएगा क्या कुछ होता है, इसमें मेनली हमने बताना है सिर्फ कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं एक, और साथ साथ स्टूडेंट इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ सी शेप कार्टिलेज, क्या होता है इसमें, कार्टिलेज होता है। ठीक है जी, ये सी शेप कार्टिलेज की जो तादाद है अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 15 to 20 तक इसकी तादाद हो सकती है। और ये सी शेप कार्टिलेज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये सी शेप कार्टिलेज जो है बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, ट्रैकिया को, फ्रॉम कोलैप्सिंग। इसको कोलैप्स होने से, पिचकने से क्या होता है, इसको बचाता है, प्रिवेंट करता है। ये इसका बड़ा मेजर रोल है, ताकि क्या हो कि जो एयर पैसेज है, यानी जो पैसेज है ना, कीप पैसेज मीन एयर पैसेज ओपन, ताकि एयर पैसेज क्या रहे, ओपन रहे। तो इस तरह से देखो कि ये हम इस तरह से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये इसको डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रैकिया। इससे ऊपर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या चीज़ डिस्कस किया था हमने ये फॉर एग्जांपल ये क्या डिस्कस किया था, दैट वाज लैरिंग्स, जिसको हमने नाम क्या दिया था, वॉइस बॉक्स को भी हमने डिस्कस किया। उसके नीचे ये क्या आ रहा है, ट्रैकिया। इसमें इस तरह से ये सी शेप क्या है, कार्टिलेज हम यूँ शो कर रहे हैं। ये इस तरह से ये सी शेप हमारे पास क्या है, इसमें ये कार्टिलेज है। ये हमारे पास ये इसकी लाइनिंग साइड से हमने शो की है किस चीज़ की, ट्रैकिया की। तो ये सी शेप कार्टिलेज के बारे में आपको मालूम है, ये कंप्लीट रिंग नहीं होता। कंप्लीट रिंग नहीं होते से मुराद क्या है, यानी इस तरह से देखिए कि ये हम इस तरह से शो करेंगे। ये देखिए, ये बीच में इसमें ख़ास किस्म के क्या होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये इस तरह से ये पार्ट यहाँ से लेके ये देख सकते हैं यहाँ तक, ये सी शेप इस तरह से ये इसकी शेप होती है कार्टिलेज की। इसकी रीज़न क्या है कि हमने बताया ये वेंट्रल पोजीशन में है, तो फिर इसके डॉर्सल साइड पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फूड पाइप मिलता है। ये क्या है आपके पास, इसोफेगस है। व्हाट इज़ दिस, इसोफेगस। तो लिहाजा यहाँ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और बोलस मूव कर रहा होता है इक्रोइस में से, तो लिहाजा ये पेरिस्टाल्टिक वेव में कोई रुकावट नहीं बनती। किसकी वजह से, इस पार्ट की वजह से, जहाँ पे चूँकि कार्टिलेज नहीं होता। तो ये सी शेप कार्टिलेज, लेकिन ये इस हद तक कवर किया है इसने इस विंड पाइप को कि ये आपस में कोलैप्स नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कार्टिलेज का इसमें क्या रोल है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि ट्रैकिया जो है
इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, इसमें हमने बताना है कि इसकी जो इनर लाइनिंग में यहाँ पे क्या होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। सिलिएटेड एपिथेलियम, जैसे आपने नेजल कैविटीज़ में बताया था सिलिएटेड एपिथेलियम का, यहाँ भी क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद है और म्यूकस सेल्स भी होते हैं। क्या यहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियम और साथ साथ इसमें म्यूकस सेल्स भी होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में नेजल पैसेज क्या करता है कि जर्म्स को ट्रैप करता है, डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, ट्रैप करता है, म्यूकस, और साथ क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, और साथ क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं होता कि नेजल पैसेज से ही सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाए, ये फिर कुछ डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स वगैरह आगे किस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक तक आगे आ जाते हैं, जिनको ट्रैप कौन करता है, ये सीलिया और ये म्यूकस उसको ट्रैप करते हैं। और सीलिया का काम क्या होता है, अब ये इसको अपवर्ड मूव करेंगे। यानी इस तरह से देखिए, ये हम सेल शो कर रहे हैं इसके, ये इसके सेल शो कर रहे हैं, ये बीच में हमने म्यूकस सेल्स भी आपको दिखा दिए, ये म्यूकस सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं इनको। ये क्या है इसका, ये व्हाट आर दीज आर सीलिया। अब क्या होता है, जो भी जर्म्स वगैरह या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पे ट्रैप होंगे, ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पे जो ट्रैप होंगे, इनकी मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, वो अपवर्ड होती है। और अपवर्ड किस तरफ होती है, टुवर्ड द थ्रोट होती है। थ्रोट से फिर ये डस्ट पार्टिकल ये म्यूकस के साथ मिले हुए जर्म्स कहाँ जाएंगे, थ्रोट से अब ये इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएंगे। और स्टमक में आपको पता है, स्टमक में HCl ऑलरेडी मौजूद है जो कि इन जर्म्स को क्या कर देगा, किल कर देगा। तो इस तरह आपने देखा ट्रैकिया में ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अभी तक चल रहा है, नेजल पैसेज में भी और कहाँ पे, ट्रैकिया में भी। तो ये भी पॉइंट आपको अहम यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें देखिए कि नेक्स्ट अब क्या हमने देखना है, हमने क्या बताया था कि जो ये डिवाइड होकर क्या बनाता है, चेस्ट कैविटी में क्या बनाएगा, ब्रोंकाई बनाएगा। तो अब हमने देखना है कि ब्रोंकाई क्या होती है। ब्रोंकाई सिंगुलर क्या होता है इसका, ब्रोंकस। ये ब्रोंकाई, ब्रोंकस, यानी इनके बारे में आपको मालूम हो, ट्रैकिया डिवाइड होकर क्या बनाएगा, इससे क्या बनेगा, ब्रोंकाई। ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है ये क्या होगा, डिवाइडेड, डिवाइडेड, और ये क्या बनाएगा, ब्रोंकाई। इससे क्या बनेंगे, ब्रोंकाई बनेंगे। ये जो ब्रोंकाई बनेंगे इनको आप कह सकते हो कि बेसिकली ये क्या है, इधर प्राइमरी ब्रोंकाई। और अभी ये कहाँ है, लंग्स में अभी तो दाखिल नहीं हुए, तो ये डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया, तो क्या बन जाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई बन जाते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ये फर्दर डिवाइड होंगे और फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएंगे। इससे फिर आगे ये फर्दर डिवाइड होंगे तो इससे क्या बन रहे हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और फिर इस तरह से मज़ीद डिवाइड होंगे तो फिर क्या बनेगा, टर्शरी ब्रोंकाई बनेंगे। तो इस तरह ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होते चले जाते हैं। और ये जब इस हद तक डिवाइड होंगे कि इनका जो डायमीटर है, इनका याद रखिएगा कि जब इनका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर हो जाए, जब इनका डायमीटर जो है ये कहाँ तक पहुँचे, 1 मिलीमीटर और लेस, इससे कम हो जाए तो फिर इसे आप ब्रोंकस या ब्रोंकाई नहीं कहोगे, नो दे आर कॉल्ड व्हाट, इनको आप ब्रोंक्यूल्स का नाम दोगे। ये फिर ब्रोंकाई नहीं कहलाएंगे बल्कि इनको आप ब्रोंक्यूल्स का नाम दोगे। अब इसमें एक और अहम चीज़ याद रखनी है, जब ये ब्रोंकाई डिवाइड और रीडिवाइड हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे बताया था कि जो ट्रैकिया है यहाँ पे हम इसकी ब्रांचेस यहाँ पे शो करते हैं। ये मिसाल के तौर पर ये हमने इसकी एक ब्रांच शो की इस तरह से, ये हम इसकी दूसरी ब्रांच शो कर रहे हैं, किसकी, ये ब्रोंकाई है। तो ये देखिए इसमें ये सी शेप कार्टिलेज अभी इसमें जारी है, अभी तक ये लंग्स के अंदर दाखिल नहीं हुई है ये ब्रोंकाई। तो ये जो ब्रोंकाई है सिंगुलर क्या होगा इसका, ब्रोंकस होगा।
तो आप देखते हैं इसमें सी शेप कार्टिलेज जारी है, ये जारी रहती है, ये डिवाइड रीडिवाइड हो रही है। जैसे जैसे ये आगे की तरफ ब्रांचेस इसकी बढ़ती चली जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो सी शेप कार्टिलेज है, सी शेप कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय irregular कार्टिलेज प्लेट्स। क्या रह जाएंगी इसमें? इरेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स रह जाएगी। सी शेप कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय इरेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स रह जाएंगी। यहाँ पे याद रखना कि ये सी शेप कार्टिलेज तमाम पूरे के पूरे ब्रोंकाई में नहीं होती, ये ग्रेजुअली क्या होता है, दे आर रिप्लेस्ड बाय इरेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स। फिर हम जब बात करते हैं यहाँ पे किसका, ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंक्यूल्स आर विदाउट कार्टिलेज। ब्रोंक्यूल्स क्या होंगे? दे आर विदाउट कार्टिलेज। ये क्या होंगे? विदाउट कार्टिलेज, इसमें कार्टिलेज नहीं होता। तो कार्टिलेज नहीं है तो फिर क्या है आप बताओगे? कार्टिलेज इज टोटली रिप्लेस्ड बाय, इट इज रिप्लेस्ड बाय सर्कुलर स्मूथ मसल्स। इसकी जगह कौन ले लेंगे? सर्कुलर स्मूथ मसल्स इसकी जगह ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोंक्यूल्स आर विदाउट कार्टिलेज। तो बच्चों ये पॉइंट बड़े अहम हैं जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको ध्यान देना है ताकि यहाँ पे आपकी कोई गलती, कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ें याद हों कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नो। इसका हम क्या कह सकते हैं? डिवाइड एंड रीडिवाइड बार बार ये होते हैं। और उसके बाद जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे लेस रह जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो इस तरह ये क्या हमने यहाँ तक क्या बताया किसके बारे में? ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो तो अब हमने एक स्टेप और मज़ीद आगे आना है और हम क्या देखेंगे कि एयर सैक्स क्या होते हैं और एल्वेओलाई क्या होते हैं। सैक्स एंड एल्वेओलाई, ये हम इसको भी शो करते हैं। इसमें देखिए कि यहाँ पे जो हमने डायग्राम में हमने सिस्टमेटिकली लेके चल रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लंग का स्ट्रक्चर भी शो कर देते हैं। यहाँ से लंग का स्ट्रक्चर, ये हमने शो किया है, इसको इस तरह से शो करेंगे। ये हमने कौन सा लंग है याद, अब देख सकते हैं पोजीशन के लिहाज से देख सकते हैं। मैं इस तरह से खड़ा हो जाता हूँ, ये मेरा क्या है? लेफ़्ट है। तो याद रखिएगा कि ये लेफ़्ट लंग होगा। ठीक है जी। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसको देख लें, यहाँ से हम क्या शो कर रहे हैं, ये हमने क्या शो किया है? राइट लंग। ये हमारे पास राइट लंग आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास लेफ़्ट लंग है और ये क्या है? हमारे पास राइट लंग है। इसमें जो इसकी ब्रांचेस बन रही हैं वो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि लेफ़्ट लंग में ये डिवाइड होगा इनटू 2 ब्रांचेस। ये इसके आगे जाके 2 ब्रांचेस होंगी। ये इसमें देखिए प्राइमरी ब्रोंकाई, ये क्या होंगे? इसके सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे। यहाँ पे जब आप सेकेंडरी ब्रोंकाई की तरफ आओगे, किस में? इन द राइट लंग, तो आप देखेंगे कि इसकी कितनी ब्रांचेस होंगी। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये इसकी 3 ब्रांचेस आपको मिलेंगी, 1, 2 एंड दिस वन इज़ 3। तो ये 3 ब्रांचेस में आगे जाकर ये डिवाइड होगा। तो इस तरह से ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लेफ़्ट लंग होता है इसकी 2 ब्रांचेस बनती हैं और राइट लंग में इसकी 3 ब्रांचेस बनती हैं। फिर इसी तरह से ये क्या होगा? डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड सो ऑन। हमने क्या बताया था कि डिवाइड एंड रीडिवाइड होते होते ये इसकी बाकायदा ब्रांचिंग बनती है। जब लेस देन 1 मिलीमीटर इसका डायमीटर रह जाए तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या कहलाएगा? ब्रोंक्यूल कहलाएगा। फिर ब्रोंक्यूल के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे ये आपको एयर सैक्स की तरफ हमने जाना है। ये यहाँ पे एयर सैक्स आपको दिखाए गए हैं। ये एयर सैक्स जो हैं
यहाँ पे अब इसी को भी हमने डिस्कस करना है कि एयर सैक्स क्या होते हैं। यानी ब्रोंक्यूल जो है कंटिन्यू टू डिवाइड एंड सब डिवाइड होते हैं डीप इनटू द लंग्स, यानी लंग्स में नीचे की तरफ देखे जा रहे हैं डीप इनटू द लंग्स, और फिर ये फाइनली ओपन किस में होंगे, इनटू लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स, बड़ी तादाद में एयर सैक्स इसमें जाकर ये ओपन होंगे। और इस तरह ये हम इसमें शो करें तो इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हम एक ब्रांच ला रहे हैं ब्रोंक्यूल की, फिर उसके बाद ये उसकी फर्दर यहाँ पे इसकी ब्रांचेस शो कर रहे हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके सामने हमने शो किया है। ओके, अब देखिए इसमें ये फाइनली क्या है, एयर सैक्स। एयर सैक्स के बारे में आपको बताना है ये भी कि जो एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स, इनको आप क्या नाम देते हो, ये बड़ा अहम एमसीक्यू है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या कहलाएगा, एयर सैक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि एल्वेओलाई क्यों नहीं कह रहे हैं हम। एल्वेओलाई जो है बेसिकली रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसके थ्रू चूँकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो एल्वेओलस या एल्वेओलाई क्यों नहीं है। आप बताओगे एयर सैक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल व्हाट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वेओलाई। एयर सैक्स किस पर मुश्तमिल होते हैं, ये एल्वेओलाई पर मुश्तमिल होते हैं। तो एयर सैक्स ये फिर क्या होंगे, कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको क्या कहोगे, दी सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट, एल्वेओलाई। इनको आप एल्वेओलाई का नाम दोगे। सिंगुलर क्या होता है, एल्वेओलस कहलाता है। तो ये इस तरह आपको ये पता चलता है कि ये जो हम इसमें शो कर रहे हैं स्ट्रक्चर थी, बेसिकली क्या है इसका, ये एल्वेओलस कहलाएगा। इसको आप एल्वेओलस का नाम देते हो, जो कि फुली कवर्ड विद बट ब्लड कैपिलरीज। तो किससे कवर्ड होता है, ये ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होता है। अब अगर हम एक एल्वेओलस की बात करें, तो एक एल्वेओलस को हमने थोड़ा सा एलेबरेट करना हो तो आप देखें किस तरीके से हम शो करेंगे। यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं, ये आपके सामने ये डायग्राम में इधर ही शो कर रहा हूँ एक एल्वेओलस का स्ट्रक्चर। ये एक एल्वेओलस का स्ट्रक्चर यूँ हम इसका यूँ शो कर रहे हैं। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में हम इसके सेल्स बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये इसका हमने सेल शो किया, कुछ और इसमें एक और तरह के भी सेल्स होते हैं, ये भी हम शो कर रहे हैं। ये बेटा इसमें इस तरह से हमने इसके सेल शो किए हैं। अब बेसिकली ये लेयर ऑफ सेल्स है, इस लेयर ऑफ सेल को आप नाम क्या देते हैं, इस लेयर, ये इसके हमने न्यूक्लियाई भी यहाँ पे शो कर दिए हैं, ये इसके न्यूक्लियाई, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। बेसिकली क्या है, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। इसको क्या नाम देते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम का नाम देते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। ये जो सेल आपको दिखाई दिए हैं, ये वाले सेल, ये बेसिकली इसको प्राइमरी सेल्स कहते हैं, या इसको आप इसको नाम दे सकते हो टाइप 1 का नाम दे सकते हो। और ये इसमें कौन से होते हैं, टाइप 2 सेल्स कह सकते हैं इसको। तो पल्मेनोसाइट्स बेसिकली सेल्स होते हैं, पल्मेनोसाइट्स 1 और पल्मेनोसाइट टाइप 2। तो इस तरह टाइप 1 और टाइप 2 का नाम इसको हम दे सकते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली बताना, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैं क्यों इसकी डिटेल इस तरह से बता रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए कि ये ख़ास तौर पर टाइप 2 सेल्स जो होते हैं, ये यहाँ पे क्या सिक्रीट करते हैं, यहाँ पे टाइप 2 सेल्स यहाँ पे सिक्रीट करेंगे इसकी सरफेस पे,
ये सारा यहाँ पे जो ये सेक्रेशंस होगी, ये बेसिकली क्या होता है, सर्फेक्टेंट इसको हम कहते हैं, ये इसको सर्फेक्टेंट का नाम दिया जाता है। व्हाट इज दिस? सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है ये आपको मालूम हो, ये लिपोप्रोटीन, इसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। और ये इसकी प्रेजेंस क्या करती है, ये सरफेस टेंशन जो होती है यहाँ पे, खासतौर पे फ्लूइड वाटर जो भी है यहाँ पे, उसकी सरफेस टेंशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने का क्या फ़ायदा होता है, इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो जाता है, तो लिहाजा ये सर्फेक्टेंट होता है। इसमें आप एक चीज़ पढ़ते हो वो फिर आपको साथ ही बता दी जाए, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसी से आप लेते हो कि ये प्रीमेच्योर बर्थ होती है, यानी लेस देन 7 months ऑफ जेस्टेशन पीरियड, लेस देन क्या होता है 7 month ऑफ जेस्टेशन पीरियड अगर बर्थ हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर बर्थ भी कहा जाता है। और इसमें जो सिंड्रोम बनता है उसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बनता है, तो कहा जाता है इसको। उसमें यही जो होता है कि सर्फेक्टेंट जो है उस हद तक प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ज़ाहिर बात है उसमें फीटल लाइफ में तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती, लेकिन बर्थ के बाद क्या होता है कि ये जो एल्वेलाई हैं ये क्या हो सकती हैं, ये कोलैप्स हो सकते हैं। तो लिहाजा ये इसका क्या फ़ायदा होता है कि सर्फेक्टेंट जो बेसिकली सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा और जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सकता है। तो प्रीमेच्योर बर्थ में जो प्रॉब्लम आता है यही सर्फेक्टेंट की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके बर्थ के बाद कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, लिहाजा इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का नाम हम देते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें ये आपको क्लियर हो कि इसके बाहर की तरफ क्या होता है, इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है, ये इसके बाहर की तरफ होती है। ये सारी इसकी क्या है, ये हम शो कर रही है, व्हाट इज दिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके बाहर की तरफ क्यों होती है, एल्वियोलस के यूँ बाहर की तरफ होती है, ठीक है जी। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन में फिर आपको और मज़ीद क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलेंगे बेसिकली कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स, ये हम शो कर रहे हैं, ये क्या इसमें नज़र आ रहे हैं आपको, ये कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स यहाँ बीच बीच में आपको नज़र आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, कोलेजन प्रोटीन। फिर इसी तरह से इसके बीच में आपको मज़ीद क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा इलास्टिन प्रोटीन भी, ये हम इसमें बीच बीच में क्या शो कर रहे हैं, इलास्टिन प्रोटीन, ये आ गया आपके पास इलास्टिन प्रोटीन। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके बाहर की तरफ इसमें कोलेजन प्रोटीन भी है और इलास्टिन प्रोटीन भी है। इनका काम क्या होता है, आपको मालूम है कि ये बैलून की तरह काम करते हैं। जिस तरह बैलून को आप इसमें एयर से इसको क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये एक्सपेंड करते हैं, तो उसके बाद जब उसमें से हवा निकलती है तो वो क्या होता है, दोबारा से रिकॉयल हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो इलास्टिन प्रोटीन है और कोलेजन प्रोटीन है, इनका क्या काम होता है, टू एक्सपेंड एंड रिकॉयल। इसको एल्वियोलस को क्या करते हैं, ये एक्सपेंड भी करते हैं और रिकॉयल भी करते हैं। कौन, ये इलास्टिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स, ये इनका मेन रोल होता है। फिर इसके साथ आपको ये भी बताया जाता है कि जो ये एल्वियोलाई होते हैं दे आर रिचली सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ व्हाट, ब्लड कैपिलरीज। बहुत बड़ी तादाद में इसमें क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। और फिर इसी तरह से ब्लड कैपिलरीज का हम यहाँ पे अभी शो करते हैं कि ब्लड कैपिलरीज, ये फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आ गया। फिर इस एक और इसकी अहम बात क्या होती है, इसकी वजह से एपिथेलियम हमने बताया ना, इसके बारे में एक और अहम चीज़ आपको पता हो कि ये जो है इसकी जो थिकनेस कितनी होती है, याद रखिएगा कि इसकी थिकनेस भी बहुत ही माइनर सी इसकी क्या है, थिकनेस है, यानी ये कितना होता है, याद रखिएगा 0.1 माइक्रोमीटर, ये इसकी क्या होती है, बेसिकली इसकी सेल की थिकनेस होती है। फिर इसी तरह से हमारे लंग्स में इसकी तादाद, मैंने आपको याद हो शुरू में इंट्रोडक्शन में बताई थी रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ में कि ये 700
मिलियन होते हैं, हमारे दोनों लंग्स में इनकी तादाद होती है। और अगर हम ये बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो लिहाजा अगर हम इनको वॉल टू वॉल ओपन करें तो ये 70 से लेकर 90 मीटर स्क्वायर एरिया बन जाता है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू लॉन टेनिस कोर्ट। आजकल कौन चैंपियन है लॉन टेनिस का? आजकल तो स्पोर्ट्स बिल्कुल गायब हुआ है। तो बहरहाल आपको अपडेट रखना है अपने आप को, किसके बराबर है, लॉन टेनिस कोर्ट के बराबर। ये रेस्पिरेटरी सरफेस हमारी इतनी बड़ी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, इस डाटा से हमें ये पता चलता है। फिर स्टूडेंट इसके साथ ही आप देखें कि हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी आपको मालूम है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, ये हम इसका सिंगल लेयर ऑफ सेल शो कर रहे हैं, किस चीज़ का, कैपिलरी का। ये कैपिलरी का आपके सामने सिंगल लेयर ऑफ सेल आ गया। ये फिर हमने इसकी ये दूसरी भी उसकी वॉल ये क्रॉस सेक्शन की सूरत में है, इसलिए इसकी दूसरी वॉल भी हमने यहाँ पे शो कर दी। और इसमें आपको मालूम है कि ये क्या होते हैं, सिंगल फॉइल में क्या मूव कर रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, दीज आर व्हाट, रेड ब्लड सेल। और इसमें पिगमेंट कौन सी होती है, मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सी है, ये आपको मालूम हो कि इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं। सही है जी। तो अब आप देखें कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो इसी रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू ही होता है। यानी आपको मालूम हो कि ये जो ब्लड है, ये देखिए यहाँ से अगर ब्लड जा रहा है और ये फिर आगे की तरफ जाएगा, तो आपको मालूम हो कि ये ब्लड जो यहाँ पे आएगा ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है। ये हम इसको अगर देखें तो पल्मोनरी क्या होगा, आर्टरी होगी। पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा, ये पल्मोनरी आर्ट्रियोल की तरफ जाएगा, आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल से होता हुआ किस में आएगा, इनटू द कैपिलरीज में आएगा। यानी पल्मोनरी आर्टरी में आपको मालूम होना चाहिए अपोजिट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उससे किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स में, फिर उसके बाद ये कैपिलरीज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लड जो होगा वो कौन सा ब्लड होगा, डेफिनेटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहाँ पे। ओके, और फिर ये जैसे ये हम शो कर रहे हैं ना इस तरह से, तो ये इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि इस ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा होगी, ये आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से, ये ब्लड से निकल कर किस में जाएगी, इनटू द अल्वियोलर स्पेस। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से मूव करेगी। अब क्या इसका हमने मैकेनिज्म पूरा डिस्कस करना है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसी तरह से यहाँ से ऑक्सीजन जो कि वो किधर आएगी, इनटू द ब्लड, और वो किस में, आरबीसीज के थ्रू। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। यहाँ से भी स्टूडेंट्स कई क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल कोट करूँ यहाँ से, कि जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है ये ब्लड कैपिलरी है, ये क्या है, अल्वियोलर सैक है। तो यहाँ से मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन ने कहाँ जाना है, ऑक्सीजन ने अल्वियोलर स्पेस से इनटू द रेड ब्लड सेल में जाना है। तो कितनी मेम्ब्रेन से ये गुजरेगा, ये देखिए इसकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ गौर से देखिएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गौर कीजिएगा, इस पार्ट को आपने ध्यान से देखना है। मैं बता दूँ आपको, ये इसमें नंबर 1, ये नंबर 2, ये इसमें फिर कैपिलरी वॉल आ गई नंबर 3, ये इसका नंबर 4, और फिर रेड ब्लड सेल की जो ये मेम्ब्रेन आएगी नंबर 5। 1 2 3 4 5, ये आपको क्लियर हो जाएगी। मैं दोबारा बता दूं, ये क्या है आपके पास, स्क्विमस एपिथेलियम, इसकी ये क्लियर है। ये क्या, ये 1 हो गई, ये फिर इनर लेयर 2 हो गई, फिर उसके बाद कैपिलरी वॉल की आउटर, फिर ये इनर, फिर रेड ब्लड सेल की ये मेम्ब्रेन। इसमें इसके बाद ये ऑक्सीजन किस में दाखिल हो जाएगी, रेड ब्लड सेल में। तो कितनी मेम्ब्रेन से गुजर रही है, 5 मेम्ब्रेन से स्टूडेंट गुजर रहा है। ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, तो बायलेयर में आपको मालूम हो, फिर उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर्स होंगी। तो बायलेयर मतलब एक में कितनी होंगी, 2 लेयर्स होंगी, 2 में कितनी होगी, 4 होंगी, 3 में कितनी होगी, 6 हो जाएंगी, फिर 4 में कितनी होगी, 8 हो जाएंगी, और 5 में कितनी होगी, 10 फॉस्फोलिपिड लेयर्स। और बाई लेयर्स कितनी होगी, तो ऑब्वियसली उसको फिर आपने बताना होगा कि 1 2 3 4 5, उसमें क्या होगा,
लेयर्स होंगे। ओके, तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आपको क्लियर हो। तो ये फिर इस तरह ये क्या है कि ये जो जितने एयर सैक्स हैं जिसको आपने क्या कहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स का है, इसमें बाकायदा ये देखिए कि ब्लड जो आता है ये इस तरह से हम एक रफली डायग्राम शो करें। ये सारा नेटवर्क ऑफ क्या है, इसमें कैपिलरीज हैं, ये सारी क्या है कैपिलरी, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ आपको क्या मिलती है, कैपिलरीज मिलती है। यहाँ से ब्लड आता है तो यहाँ से ब्लड वापस चला जाता है। ये पूरा इसमें क्या होता है, ये कवर्ड किसको किया हुआ है इन्होंने, इन एयर सैक्स को यूँ कवर किया होता है जिसके थ्रू क्या होता है यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो ये बच्चों थोड़ा सा डिटेल थी किस चीज़ की, एयर पैसेज वे की, जिसमें थोड़ा सा हमने इसको हाईलाइट किया। लेकिन अब याद रखिएगा कि हमने पूरा एयर पैसेज वे तो पढ़ लिया है, लेकिन साथ साथ अब इसमें रह क्या गया है, आगे हमने लंग्स को भी डिस्कस करना है कि लंग्स क्या होते हैं, लंग्स का पूरा उसकी जो फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स हैं, वो हमने बताने हैं कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों ये हमने एयर पैसेज वे को आज कंप्लीट किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर लंग्स को हमने मज़ीद डिटेल से डिस्कस करना होगा। तो उससे रिलेटेड जो छोटे टॉपिक्स हैं वो भी माइनर टॉपिक्स भी हम देखेंगे और फिर हम चले जाएंगे टुवर्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की तरफ जाएंगे। तो बच्चों आज तक के लिए यहाँ तक इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।